अब हम बात करते हैं अष्टांग योग और उसके लक्ष्य। पतंजलि का अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया था वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, कर्मिक प्रक्रिया है। कर्मिक का मतलब एक क्रम से चलती है, जो योग के लक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करती है। योग के लक्ष्य, मैंने कहा था सोपान है, इस तरीके से बात की थी। योग क्या है, एक सोपान की तरह देखते हैं, योग के लक्ष्यों को एक सोपान की तरह देखते हैं। तो जो अष्टांग योग है वो एक प्रारूप है, वो एक फ्रेमवर्क है। किस चीज़ का फ्रेमवर्क है कि कैसे हम उन सोपानीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उनको स्टेप बाय स्टेप जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक फ्रेमवर्क महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले दे दिया था। उसके अंदर आते हैं यम। यम के अंदर क्या आता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और इसके अंदर क्या है, नैतिक अनुशासन है। ये मतलब इस समाज के अंदर फॉलो किए जाएं ये सभी चीज़ें। और ये हमें क्या है कि एक अच्छा मार्ग प्रोवाइड करते हैं। जो ये 5 यम बताए इनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। अहिंसा का अर्थ है किसी को नुकसान न पहुँचाना। नुकसान का मतलब ये नहीं है कि आप शारीरिक रूप से उसको नुकसान पहुँचाना, शारीरिक की बजाय मानसिक रूप से भी किसी को नुकसान ना पहुँचाना, किसी का को हर्ट ना करना, जिसको हम आजकल कह देते हैं हर्ट करना, किसी को अपने स्वार्थ के लिए किसी का को हर्ट ना करना। सत्य का अर्थ है सच्चाई बोलना, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम, और अपरिग्रह का अर्थ है अनावश्यक संग्रह ना करना। हमें अपनी ज़रूरतों को पहचानना चाहिए, अब कितनी ज़रूरत है उतना ही अपने पास रखें, उससे ज़्यादा संग्रह ना करें। तो ये सभी क्या है, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सामाजिक नैतिक सिद्धांत हैं ये, जो दूसरों के साथ साथ हमारे व्यवहार को भी एक दिशा प्रदान करते हैं, एक हमारे व्यवहार को भी निर्देशित करते हैं, और एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में हमारी मदद करते हैं। एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे जी जाए उसके लिए हमें मदद करते हैं। तो इसको और डिटेल में जब आगे कभी आएगा ये टॉपिक तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे है नियम। नियम क्या है, नियम का अर्थ है व्यक्तिगत अनुशासन, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, फिर से अब नियम की बात करते हैं। तो शौच का अर्थ है शारीरिक और मानसिक शुद्धता, संतोष का अर्थ है संतुष्टि और खुशी की भावना को बनाए रखना, तप का अर्थ है स्वयं को शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए आत्म अनुशासन करो, सेल्फ डिसिप्लिन और तपस्या करना। और स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना और ज्ञान प्राप्त करना, स्वयं का अध्ययन करना और ज्ञान प्राप्त करना। और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है किसी उच्च शक्ति या ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। अब ये मानना कि कोई उच्च शक्ति मौजूद है और उसके लिए समर्पित हो जाना। और जब तक समर्पण नहीं होगा ना तब तक आगे बढ़ना अध्यात्म में पॉसिबल नहीं होता। जब तक आप समर्पित नहीं हैं तब तक आप, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तब तक आप फियर में जिएंगे, तब तक एक डर बना रहेगा। और जब तक डर बना रहेगा तब तक मन शांत नहीं होगा। और मन की शांति के लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी पर श्रद्धा करते हैं तभी समर्पण होता है। तो इसका नियम का लक्ष्य है आत्म शुद्धि और संयम। जैसे हमने यम में बताया था, यम का लक्ष्य क्या है, सामाजिक शांति और नैतिकता, और नियम का लक्ष्य क्या है, आत्म शुद्धि और संयम। आसन का अर्थ है स्थिर और आरामदायक शारीरिक स्थिति। और जैसा कि कहा गया है कि, और कुछ लोग क्या करते हैं, आसन से कुछ और समझते हैं, लेकिन क्या है कि ऐसी स्थिति जो आपके शरीर को आरामदायक स्थिति बना के रखे। और इसका अर्थ है स्वस्थ और लचीला शरीर, स्वस्थ और लचीला शरीर। डिफरेंट
पोस्चर से, शरीर की पोजीशन से, डिफरेंट शरीर की क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखते हैं और लचीला, शरीर को लचीला बना के रखते हैं। प्राणायाम का अर्थ है श्वास नियंत्रण। श्वास हमारा प्राण है और इस प्राण के कंट्रोल से, प्राण के संतुलन से हमारे प्राण शक्ति का संतुलन होता है। और उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना। 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हमारे सेंसर्स हैं और पांचों इंद्रियां यदि विभिन्न विषयों के ऊपर लगे रहते हैं तो हमारे शरीर में वृत्तियां जन्म लेती हैं और ये वृत्तियां हमारे अंतर्मन को भटकाती हैं, हमारे अंतर्मन को इधर उधर लेकर जाती हैं, एक विचारों की श्रृंखला में डाल देती हैं। तो इन इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा के, जैसे आँख को बाहर के जो भी देख रहा है, अच्छा देख रहा है, बुरा देख रहा है, बाहर से हटा के अंतर्मन अंदर लेके जाना, अंतर्मुखी करना। कानों को बाहर का जो सुन रहे हैं उनसे हटा के अंतर्मुखी करना। हमारे स्किन, हमारी जो त्वचा है, उसको बाहरी स्पर्श से हटा के बाहरी स्पर्श को महसूस ना कर सके और उसको अंतर्मुखी करना। अंतर्मुखी करना का मतलब ये बाहरी सेंसेस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये नाक बाहर की खुशबू नहीं एक्सेप्ट करेगा जब आप इस स्थिति में हैं तब, और आपकी जीभ बाहर के टेस्ट के लिए नहीं लालायित रहेगी, बाहर के स्वाद के लिए लालायित नहीं रहेगी। जब ये स्थिति आ जाती है, जब ये अंतर्मुखी हो जाते हैं तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या देख रहे हैं, बाहर क्या देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी बाहर की, कोई आपको बाहर का कोई संगीत अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई आपको बाहर की खुशबू अट्रैक्ट नहीं करेगी, कोई आपको बाहर का स्वाद अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई आपको टच अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये सब चीज़ें जब इनसे हटकर जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं हमारी सभी इंद्रियां, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्याहार। उसके बाद आता है धारणा। मन को एक बिंदु पर एकत्रित करना, केंद्रित करना, उसको बोलते हैं एकाग्रता, कंसंट्रेशन। उससे हायर लेवल का जो है वो है गहन एकाग्रता, ध्यान, जिसको ध्यान बोलते हैं, गहन एकाग्रता। जब हम उसका ध्यान का लक्ष्य है आत्म चेतना। हम इसको हम ये मान सकते हैं कि 2 स्टेप हैं, ये दोनों ध्यान के स्टेप हैं। एक को धारणा बोलते हैं, एक को ध्यान बोलते हैं। जब हम पहले लेवल पर हैं तो हम कहीं एक जगह पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उससे अगले लेवल पर जाते हैं तो हम आत्म चेतना की तरफ बढ़ते हैं, अपने चेतना की तरफ बढ़ते हैं। हम शरीर को पीछे छोड़ते हैं, हम मन को पीछे छोड़ते हैं, और उसके बाद हम कहाँ बढ़ते हैं? हम बढ़ते हैं अपने आत्म चेतना की तरफ। और समाधि उससे भी ऊपर की लेवल है जब हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, जब हम अपनी आत्म चेतना को पा लेते हैं, जब हम उस गहन चेतना, उस अनंत चेतना में उतर जाते हैं, तो वो जो स्थिति है उसको समाधि की स्थिति बोलते हैं। और मोक्ष और आत्म साक्षात्कार उसका लक्ष्य है। अब यदि हम इन 8 अंगों की बात करें तो ये 8 अंग स्टेप बाय स्टेप हमें लेकर जाते हैं हमारे अल्टीमेट गोल की तरफ। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो है परमात्मा से आत्मा का मिलन, या हम कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार। ऐतिहासिक रूप से देखें तो अष्टांग योग ने योग को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाया। अष्टांग योग ने योग को वैज्ञानिक आधार दिया, और हम आधुनिक युग में देखें तो प्रत्येक चरण स्वास्थ्य लाभ देता है। जैसे हम आसन से फ्लेक्सिबिलिटी को प्राप्त करते हैं, प्राणायाम से हम तनाव को कम कर सकते हैं, हमारे जो टेंशन है उनको कम कर सकते हैं, ध्यान से हम शांति की प्राप्ति करते हैं, यम और नियम से हम हमारे समाज में अनुशासन बनाए रख सकते हैं, और नियम से हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। ये सभी आज के समय में भी उतने उपयोगी हैं जितने पहले थे। जो ये प्रक्रिया है ये योग को
समग्र बनाती है। समग्र का मतलब बहुत ब्रॉड, इसका मतलब संपूर्ण है ये अपने आप में। समग्र का अर्थ है संपूर्ण, संपूर्ण बनाती है। इसके इन सभी प्रक्रिया के बाद कुछ रह नहीं जाता जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोके। तो शारीरिक से लेकर आध्यात्मिक स्तर तक लेकर जाती है। तो हमारा जो लक्ष्य है अष्टांग योग का वो क्या है? समग्र विकास और मुक्ति। आधुनिक संदर्भ में यदि हम देखें, अब अगले हेडिंग पर आते हैं हम, आधुनिक संदर्भ में योग के व्यवहारिक लक्ष्य। तो योग आज के युग में भी, आज के युग को हम कहते हैं चुनौतियों से भरा है। चुनौती क्या क्या है? टेंशन है, हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो बहुत मेजरली उभर के आ रही है। लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, ब्रेन स्ट्रोक्स है। इस टाइप की जो डिजीज़ है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। और हमारी मानसिक अशांति, इन सब से निपटने के लिए क्या है? योग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत प्रभावी साधन है। तो आधुनिक युग में देखें तो इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं? सबसे पहला लक्ष्य है तनाव प्रबंधन। योग क्या करता है? कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 15 से 20% कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है। तो योग निद्रा, 30 मिनट के योग निद्रा करने से, योग निद्रा एक प्रोसेस है, एक आसन है, उस प्रोसेस में यदि आप 30 मिनट्स तक रहते हैं तो आपको बहुत गहरी शांति मिलेगी। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि यदि बीपी हाई है तो आप योग निद्रा के अंदर जाएं, योग निद्रा को प्रैक्टिस करें 30 मिनट्स के लिए, आपका जो हाई बीपी लोअर साइड में आ जाएगा। कुछ कम आएगा, वो डिपेंड करता है आपका कितना हाई है। वो एक अच्छा योग प्रशिक्षक कोई हो तो उसके गाइडेंस में करना चाहिए। दूसरा लक्ष्य है रोग निवारण। 2020 में हार्वर्ड स्टडीज़ ने रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि जो योग है वो हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई बीपी, इन सभी के लिए बहुत हाईली इफ़ेक्टिव है। मीन्स अभी तक जो एलोपैथी ये मानते थे कि सर्जरी या एलोपैथी मेडिसिन के अलावा इनका कोई और इन डिजीज़ का कोई और ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो जब ये रिसर्च हुई तो ये पाया कि योग इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है। ये इन रोगों से बचाता भी है और इन रोगों के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल भी है। ठीक है, तो उससे आगे है आत्मविश्वास। ये सभी हम आधुनिक युग में बात कर रहे हैं। योग शरीर और मन को जागरूक बनाता है, हमारी जागरूकता बढ़ाता है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो आत्मविश्वास तो अपने आप ही आएगा। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके कि योग शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। बहुत मेजर काम योग का जो बेस है, नींव है, वो है शरीर को स्वस्थ रखना। नींव है ये। आगे बहुत लक्ष्य तो बहुत ऊपर तक जाते हैं, फिर लक्ष्य तो मोक्ष तक जाता है, लेकिन जो बेस है वो है शरीर को स्वस्थ रखना। और उसके साथ ही मन की कंसंट्रेशन बढ़ाना। जब मन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ होगा, तो अपने आप ही आत्मविश्वास आएगा। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो अपने आप ही जो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। शरीर स्वस्थ होगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। जब वो अपने कार्य को अच्छा करेगा तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही कुछ बैलेंसिंग पोज हैं इसके योग के अंदर, जिससे क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है। बैलेंसिंग पोज मतलब कुछ आसन है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे हम ताड़ आसन ले सकते हैं, तिर्यक ताड़ आसन, इस टाइप के कुछ बैलेंसिंग पोज है जो आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उसके बाद है सामाजिक सद्भाव। अगला पॉइंट है सामाजिक सद्भाव। हम अष्टांग योग के अंदर यम की बात की, और यम के 5 स्तंभ हैं। उन पांचों स्तंभों की जब मैं बात करता हूँ तो वो पांचों स्तंभ जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह, इन सभी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि समाज के अंदर एक अच्छे समाज का निर्माण जब हम करते हैं तो वहाँ सद्भाव आता है। और योग के जो यम बताया गया है उससे सामाजिक सद्भाव स्वयमेव आएगा। जब अहिंसा को फॉलो किया जाएगा, अहिंसा केवल यही नहीं है कि शरीर से दूसरे को नुकसान ना पहुंचाना, अहिंसा का अर्थ ये भी है कि शब्दों से भी किसी को आघात ना पहुंचाना, शब्दों से भी किसी को चोट ना पहुंचाना। जब इतना ध्यान रखा जाएगा, जब सत्य बोला जाएगा, जब चोरी चकारी नहीं होगी, जब ब्रह्मचर्य संयम का पालन किया जाएगा, अप्रियग्रह होगा अर्थात चीज़ों का संग्रह करना, ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करना, ये सब होगा तो अपने आप ही समाज में सद्भाव आएगा। और समाज में सद्भाव आने से क्या है, एकता बढ़ती है, समाज में लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इस तरह की जो चीज़ें देखने में आती हैं, इसके लिए इसके एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन के लिए, एक इसके संकेत के लिए योग दिवस भी मनाया जाता है, जो पूरे विश्व के स्तर पर मनाया जाता है। 21 जून को मनाते हैं उसको हम, तो वो इसकी सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण, अगला पॉइंट है। तो योग प्रकृति से जुड़ाव सिखाता है। अब इसमें फिर से उसी की बात करूँगा, यम की। यम के अंदर एक स्तंभ है अपरिग्रह, और अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो हम इनडायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत मेजर चीज़ है, वो ये है कि अपरिग्रह का अर्थ है कि संग्रह ना करना। और ये जो संग्रह हम किस चीज़ का करते हैं, हम वस्तुओं का करते हैं। और जो वस्तुओं का संग्रह, वस्तु कहाँ से आती है, वस्तु आती है प्रकृति से। यदि हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करते हैं, तो क्या होगा कि प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा। अब सपोज़ करो मुझे कुछ शर्ट्स की ज़रूरत है, सपोज़ करो मुझे 5 शर्ट चाहिए, और 5 की जगह मैं 20 शर्ट ले लूँ, तो क्या होगा, हर एक शर्ट को बनाने में हंड्रेड्स ऑफ लीटर की पानी की वेस्टेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर होती है। मैंने हंड्रेड्स ऑफ का है, मतलब लगभग जो मैंने स्टडी किया है कि एक शर्ट को पूरा बनाने के अंदर कम से कम 3-4 हज़ार लीटर पानी चाहिए। एक शर्ट का जैसे उसका फैब्रिक बना, उसके प्लांट से पहले कॉटन उगा, फिर उसके बाद ये हुआ, तो इस तरीके से सारा देखो हज़ारों लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि मुझे 5 चाहिए और मैं उसकी जगह 20 रखता हूँ, तो क्या होगा, प्रकृति के ऊपर अननेसेसरी लोड पड़ेगा। ये तो मैंने एक बात की। अब आप किसी भी चीज़ को ले लो, अननेसेसरीली आप किसी चीज़ का ढेर लगाते हो अपने पास, आप मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा रखते हो, या आप गाड़ी रखते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हर चीज़ में जो भी चीज़ हम मेटेरियल फॉर्म में जो भी चीज़ लेते हैं, हम प्रकृति से ही लेते हैं। और उसका अननेसेसरी ढेर लगाने का अर्थ है कि आप प्रकृति को प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, शोषण का कारण बन रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम यम के अंदर दिए गए अपरिग्रह का पालन करें। अपरिग्रह का हम पालन करेंगे तो अपने आप ही पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित हो जाता है। तो ये हमने 5 पॉइंट इसके अंदर पढ़े, और ये 5 पॉइंट हमें एक विस्तृत रूप से बताते हैं कि कैसे हमारा आधुनिक संदर्भ में योग का व्यवहारिक लक्ष्य क्या है। और यदि हम हिस्टोरिकली देखें तो योग भारत से ही फैला है विश्व के अंदर, जिसमें स्वामी विवेकानंद भी बाहर गए, योगानंद जी, परमहंस जी भी बाहर गए, और जो भारत से बाहर जाके इन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। और आधुनिक युग में हम बात कर ही चुके हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र के अंदर ये प्रस्ताव गया तो उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को घोषित कर दिया। उसके बाद हम अगली हेडिंग पर आते हैं, योग के लक्ष्यों की वैश्विक स्वीकार्यता। और हम एक सारणी भी बनाएंगे, उस सारणी के अंदर हम इन सभी की समरी को डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया तो वैसे ही नहीं किया कि किसी ने बोल दिया और वैसे ही डिक्लेयर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए शोध किए गए, शोध पत्र निकाले गए, और इसका इफ़ेक्ट देखा गया कि क्या योग का इफ़ेक्ट क्या है, स्वास्थ्य के ऊपर क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या है, और मानसिक स्वास्थ्य पे क्या इफ़ेक्ट है, समाज के कल्याण के लिए कितना इफ़ेक्टिव है। ये सब चीज़ों के बारे में शोध किया गया, बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया, योग करवा के देखा, योग करवाने के बाद क्या रिजल्ट्स आए उनको चेक किया गया। इतना सब कुछ करने के बाद तब
WHO और NIH की रिकमेंडेशन के ऊपर तब संयुक्त राष्ट्र ने इसको योग दिवस के रूप में मान्यता दी। योग क्या है? विश्व शांति, सह अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, ये हम बात कर चुके हैं। अब मैं एक समरी के रूप में इसको बता रहा हूँ कि मैं डिफरेंट क्षेत्र के अंदर योग का क्या लक्ष्य है उसको समराइज़ कर रहा हूँ। ऊपर हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे शारीरिक क्षेत्र में बात करते हैं तो स्वास्थ्य, बल, रोग प्रतिरोध और लचीलापन, ये सब हमारे योग के लक्ष्य हैं शारीरिक क्षेत्र में। मानसिक क्षेत्र में देखें तो शांति, ध्यान, एकाग्रता, तनाव निवारण, तनाव से निवृत्ति, ये क्या है? ये योग के लक्ष्य हैं मानसिक क्षेत्र में। आध्यात्मिक क्षेत्र में देखूं तो क्या है? आत्मबोध, समाधि, मोक्ष, ये सब क्या है? आध्यात्मिक क्षेत्र में लक्ष्य हैं योग के। उसके बाद नैतिक सामाजिक के अंदर देखूं तो सत्य, अहिंसा, सेवा और भाईचारा, ये सब लक्ष्य हैं योग के। शैक्षिक क्षेत्र में देखें तो स्मरण शक्ति बढ़ती है, चरित्र का निर्माण होता है, अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। आर्थिक क्षेत्र में हम बात करें तो कार्यकुशलता बढ़ती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और संतुलित जीवन जीने का एक तरीका पता लगता है। वैश्विक क्षेत्र में देखें तो शांति, सहअस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण, ये सभी योग के लक्ष्य हैं। इसमें हमने 7 क्षेत्र हैं जिनको यहाँ पे समरी दी है। तो ये जब इस समरी को मैं देखता हूँ, इस सारणी को देखता हूँ, तो मैं ये पाऊँगा कि योग का जो बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल जो उसका एक रूप है उसको दिखाती है और योग की वैश्विक स्वीकार्यता है। पूरे विश्व में इसको स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए यह एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल पद्धति कहते हैं इसको। सार्वभौमिक का अर्थ है यूनिवर्सल पद्धति मानी जाती है ये, जो सभी संस्कृतियों और जीवन शैलियों पर लागू होती है। हर टाइप की संस्कृति, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, चाहे अफ्रीका है, चाहे अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कहीं भी है, सभी के ऊपर लागू होती है और सभी जीवन शैलियों में लागू होती है। डिफरेंट टाइप का लोगों का लाइफस्टाइल है, हर एक के ऊपर ये लागू होती है। इसका लक्ष्य क्या है? विश्व कल्याण और एकता। अब हम इसको निष्कर्ष पर चलते हैं और इसकी समग्र दृष्टि से देखते हैं कि योग क्या है। समग्र का अर्थ है संपूर्णता। योग एक समग्र जीवन पद्धति है, अर्थात संपूर्ण जीवन पद्धति है। यदि हम योग को अपना लें तो जीवन पद्धति अपने आप में संपूर्ण है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य से शुरू होकर आध्यात्मिक मुक्ति तक लेके जाती है, जो एक अल्टीमेट गोल है हमारा। इसका परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है और उसके बाद परमात्मा से एकत्व होना, अपनी आत्म से साक्षात्कार करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, और उसके बाद क्या है? परमात्मा से एकत्व करना है, परमात्मा से मिल जाना। यदि हम द्वैत की बात करते हैं तो परमात्मा से मिलना, अद्वैत की बात करते हैं तो हम आत्मन जो है वही परमात्मा है। तो हम उसको उस तक जब पहुंच जाते हैं तो हम अल्टीमेट आनंद की प्राप्ति करते हैं। योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि योग का अर्थ है आसन क्रिया प्राणायाम केवल। लेकिन फिर क्या है? ये जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाली कला है, एक ऐसी कला है जो जीवन को संपूर्णता प्रदान करती है। अब यहाँ कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं हम। रिकमेंडेशन ये है कि हर रोज़ कम से कम 20 मिनट योगाभ्यास ज़रूर करें। अब इसमें हम इस टाइप के योग अभ्यास कर सकते हैं, जैसे जिसमें कुछ शारीरिक हो, कुछ मानसिक हो, फिर ध्यान हो, इस टाइप का हम कर सकते हैं। और एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन ले, अपने आप चीज़ें ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती करेंगे, क्योंकि एक बहुत गूढ़ विषय है ये। तो ऐतिहासिक रूप से भी हम देखें तो योग भारत की ही देन है, और जिसका काम है, योग का काम है विश्व को एकजुट करना, एक धागे में पिरो के रखना। और जो पुराने टाइम से जो पद्धति, जो हमारा
ज्ञान है, योग से रिलेटेड जो ज्ञान है, योग का ज्ञान है, वो आधुनिक युग में भी उतना ही मूल्य रखता है, उतना ही व्यवहारिक है जितना पुराने समय में था। और जबकि मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में ये ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा इसका यूज़ है, ज़्यादा हम इसे लाभ ले सकते हैं। और कैसे? क्योंकि आज के समय में हमारा जीवन ज़्यादा तनाव भरा है, ज़्यादा हम लोग ऐसे रोगों से घिरे हुए हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जो हमारे जीवन जीने की जो पद्धति है वो ऐसी हो गई है कि हम रोगों से घिर गए हैं। और हमारे समाज के अंदर ऐसा बिखराव सा आने लगा है। तो उस सब चीज़ों से निवारण पाने के लिए, रोगों से निवारण पाने के लिए, तनाव से निवारण पाने के लिए, समाज के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए हमें योग की ज़रूरत है। योग जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो और आर्थिक हो, किसी भी समाज के क्षेत्र की बात करता हूँ, जीवन के क्षेत्र की बात करता हूँ, तो हमें इन सब चीज़ों के अंदर एक बैलेंस बनाने के अंदर योग हेल्पफुल है, योग हमारी सहायता करता है। क्योंकि हम जब डे टू डे लाइफ जीते हैं, हम जब दैनिक जीवन जीते हैं, तो हमारा काम सिर्फ मन से नहीं चलता, सिर्फ शरीर से नहीं चलता, सिर्फ आत्मा से नहीं, भावनात्मकता से नहीं चलता, आध्यात्मिकता से नहीं चलता। इन सभी चीज़ों का बैलेंस्ड एक हमें चाहिए, और वो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? वो योग करता है। यह मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। और जिससे क्या मिलता है? सच्चे स्वरूप मतलब अपनी आत्मा से जोड़ता है। और आत्मा से जुड़ने से क्या बनता है? वो पूर्णता वही है। यदि हम आत्मा को पहचान लें तो वही पूर्णता है, और वहीं से हम शांति प्राप्त करते हैं। और शांति प्राप्त करना ही तो हर प्राणी का मेन ऑब्जेक्टिव है। यदि हम शांति प्राप्त नहीं कर पाते तो उसी के लिए फिर हम भटकते रहते हैं, क्योंकि हम दुखी नहीं रहना चाहते, हम अशांत नहीं रहना चाहते। और उस शांति की तलाश में हम भटकते हैं, कभी किसी चीज़ में मत्था मारते, कभी किसी चीज़ में। लेकिन अल्टीमेट शांति तब है जब हम आत्मन को प्राप्त कर लें, हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लें। तो मैं कंक्लूड करता हूँ कि क्या है लक्ष्य? समग्र विकास और जीवन की पूर्णता। समग्र का अर्थ है संपूर्ण विकास और जीवन की पूर्णता। यही हमारा लक्ष्य है, यही योग का लक्ष्य है। अभी हमने योग के लक्ष्य की बात की, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर दी। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ आपको लगता है कि कुछ टॉपिक हमने प्रॉपरली कवर नहीं किए, तो आप हमें इस बारे में बताएं। यदि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप मुझे बताएं कि उसको मैं किसी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो पूछें, और पढ़ते रहें। हम योगा के और डिफरेंट टॉपिक के साथ फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।